प्रॉपर्टीज मैंने बता दी है सारी, सही ना, प्रॉपर्टीज मैंने बता दी है। आगे नोट करना है इसमें, ये ना बहुत ज्यादा यूज होगा, इसमें मैं कैटलिस्ट का रोल भी एक्सप्लेन कर दूंगा, और ये ग्राफ्स जो हैं ये बहुत यूज होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ और एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ। तो मैं तुम्हें ग्राफ एक दे रहा हूँ, तुम्हें बताना है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है कि एंडोथर्मिक के लिए। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक में क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है कि एंडोथर्मिक का है, तुम्हें बताना है ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, ये एनर्जी है रिएक्टेंट्स की, और ये एनर्जी है प्रोडक्ट्स की। सर एक्सोथर्मिक है। वंश तू क्या कर रहा है, मतलब बच्चों वाली चीजें पूछ रहा हूँ, तेरे को 11th वाले बच्चों को बोलना है, तू क्या करता है, मैं बहुत बेस से पढ़ा रहा हूँ ये तेरे को। वंश मैं जब तेरे से पूछूंगा तभी बोलियो तू, बता उनका मतलब कोई मजा ही नहीं आएगा उनको पढ़ने में ऐसे। वंश समझा कि नहीं मेरी बात? सर पता नहीं थी कि 11th वालों को। नहीं सुन मेरी बात, ये तू बता, ये क्वेश्चन मैं तेरे से पूछूंगा क्या, इतने छोटे लेवल का क्वेश्चन है ये, मैं तेरे से ये पूछूंगा कि कौन सा ग्राफ है। वंश थोड़ा सा कंट्रोल रख, मैं जब सॉरी क्वेश्चन सर। अच्छे क्वेश्चन, हाँ अच्छे क्वेश्चन आएंगे ना तो तू आंसर करेगा, तेरे को खुद मजा आएगा कि आज मैंने आंसर किया अच्छा क्वेश्चन, समझा कि नहीं है? तो इसलिए अभी थोड़ा सा ना 11th वालों को बोलने दे एक बार। हाँ अभी 11th वाले बच्चे सोच के बताएंगे, आंसर तो दे दिया है कि कौन सा ग्राफ है ये, एक्सो का कि एंडो का, विद रीजन, विद रीजन। अच्छा चलो ये पहले ही बताएंगे कि वाई एक्सिस पे क्या आएगा और एक्स एक्सिस पे क्या आएगा। वाई एक्सिस पे क्या आएगा कि एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, सोच के बताएंगे। आधे बच्चे तो ये गलत कर देते हैं कि वाई एक्सिस पे ये आएगा, एक्स एक्सिस पे ये आएगा, बताएंगे क्या आएगा। बोलो क्या आएगा, वाई नाम बताएंगे पहले जो बोल रहा है। वाई एक्सिस पे क्या आएगा, विधि ने आंसर कर दिया है। वाई एक्सिस पे देखो तुम्हें वर्टिकली क्या दिख रहा है और हॉरिजॉन्टली क्या दिख रहा है, बस ये सोचो तुम। वर्टिकली मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे एनर्जी है, तो वाई एक्सिस पे क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। वाई एक्सिस पे क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। और एक्स एक्सिस पे यहाँ रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ क्या आएगा, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन या टाइम। नहीं समझे? तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली देख के पता लगाना आना चाहिए तुम्हें। तो ये मैंने बता दिया तुम्हें। अब ये बताओ ये ग्राफ एक्सोथर्मिक के लिए है कि एंडोथर्मिक के लिए, देख करके। एक्सोथर्मिक में हीट क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। विद रीजन बताना है कि एक्सो के लिए है कि एंडोथर्मिक के लिए। ये ग्राफ किसके लिए है, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन और फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। सर एक्सोथर्मिक। हाँ रीजन दो विधि। तो सर प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम हो गई तो हीट रिलीज हुई है। सही है, ये भी सही है, बहुत सिंपल सा तरीका। डेल्टा एच क्या होता है, ईपी माइनस ई आर, ध्यान देंगे। डेल्टा एच क्या है, ईपी माइनस ई आर। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे ईपी अगर मान लो यहाँ पे 10 है, तो ई आर, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये रट मत लेना इसको। ई आर है 30, तो ईपी माइनस ई आर क्या आएगा, -10 माइनस 30 -20 आ गया, -20। तो हीट क्या होगी इसमें, हीट क्या होगी इसमें, रिलीज। 20 जूल हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, अगर ये जूल पर मोल में दे रखा है तो। इसका और एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट मीन दिस ग्राफ इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस ग्राफ इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बनाना है, ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी है। अगर रिएक्टेंट से मुझे प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट को, रिएक्टेंट को इतना पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, ये इसको ऐसे याद रखना, इतना हिल जो है क्लाइंब करना पड़ेगा ताकि ये क्या बन सके, प्रोडक्ट बन सके। तो उसके लिए हमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी है वाली, ये एनर्जी देनी है हमें एक्स्ट्रा इतनी, ये होती है। इस पॉइंट पे आते ही इमीडिएटली वो प्रोडक्ट बना देगा विद लेसर वैल्यू ऑफ एनर्जी। इस पॉइंट पे आते ही क्या बना देगा, इमीडिएटली प्रोडक्ट बना देगा विद लेसर वैल्यू ऑफ एनर्जी। इसलिए इस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ईटी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। दिस इज द मिनिमम एनर्जी फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस, मिनिमम एनर्जी फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। 12th वाले बच्चों ने काइनेटिक्स के अंदर ये ग्राफ बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, सही ना। दिस इज द मिनिमम एनर्जी एट विच रिएक्शन विल टेक प्लेस, एंड ये एनर्जी रिएक्टेंट्स की थी। तो रिएक्टेंट्स को कितनी एनर्जी चाहिए, मान लिया ये ईटी की वैल्यू 100 थी, अब रिएक्टेंट्स को एनर्जी कितनी चाहिए, ये थी 30, तो कितनी चाहिए 70।
रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट बनाने के लिए कितनी एनर्जी से एक्टिवेट करना पड़ेगा, इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। दिस 70 इज एक्टिवेशन एनर्जी। और कौन सी? फॉरवर्ड वाली EF। समझ गए कि नहीं? है फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? 70। बैकवर्ड की कितनी होगी एक्टिवेशन एनर्जी? 90। ये 10 है और ET कितना है? 100। तो बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? 90। EB कितना है? 90। समझ गए कि नहीं? है 90 जूल। EB क्या है? 90 और EF क्या है? 70। यानी अगर तुम्हें प्रोडक्ट से रिएक्टर बनाना ना, तो तुम इसको प्रोडक्ट को तो ज्यादा हिल क्लाइंब करना पड़ेगा ना, ज्यादा, देखो, तब जाके रिएक्टेंट बनेगा। तो इसलिए प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना वो टफ हो जाएगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है, बस इतना सा हटना ग्राफ। अब मान लो मैंने इसके अंदर डाल दिया कैटलिस्ट। अब तो डेल्टा एच कितना है? -20। डेल्टा एच कितना है? -20। अब मैंने इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट गिव प्रोडक्ट रिएक्शन हो रही थी, इसमें मैंने डाल दिया कैटलिस्ट। अगर मैंने कैटलिस्ट डाल दिया, कैटलिस्ट क्या करेगा? इस ग्राफ को ऐसे कर देगा, वो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर देगा। ये याद रखना है, ये कम कर दिया इसने, ये इसने कम कर दिया। मान लिया कि ये वैल्यू अब इसने कर दी से 80, ये 80 कर दिया इसने। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लगेगी? अब फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी? तुम ये बताओ, 50। EF क्या होगा, EB क्या होगा, डेल्टा H क्या होगा? एक बार एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में, एक बार प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाते हैं। EF क्या होगा बोलो पहले एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में, 11 वाले बच्चों में से? ये बता दिया मैंने। हाँ, ये 70 है, दिख रहा है ना सबको? ये 30 एनर्जी थी रिएक्टेंट की और थ्रेशोल्ड एनर्जी 100 थी, तो 70 एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि क्या बन जाए? प्रोडक्ट बन जाए। तो 70। बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? 90। बैकवर्ड की 90। और डेल्टा एच कितना है? 20 जूल ऑफ हीट विल बी रिलीज्ड। 20 जूल ऑफ हीट विल बी रिलीज नाउ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अब क्या होगा बोलो? फॉरवर्ड की एनर्जी कितनी हो जाएगी? 50। हाँ, 50 हो जाएगी। ये समझ आ रहा है कैसे? अभी इसकी एनर्जी तो 30 है, अब ये कितनी हो गई? 80। तो 80 - 30 50 हो जाएगा। अब बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी? बैकवर्ड के लिए कितनी होगी? 70। हाँ, ये 10 है और ये 80 हो गया, तो 80 - 10 70 आ जाएगा। उसके बाद डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है? 20। हाँ, ये सेम रहता है हमेशा। 20। डेल्टा एच जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैटलिस्ट। डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैटलिस्ट, ये याद रखना, ठीक है? डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैटलिस्ट। ये ग्राफ था एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, हीट हो रही है, रिलीज। अब नेक्स्ट ग्राफ बता रहा हूं मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। और कैटलिस्ट का रोल समझ आ गया ना? कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। अब मैं बता रहा हूं एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ। अब ये ग्राफ ऐसे चलेगा, यहां पोटेंशियल एनर्जी, यहां टाइम, रिएक्टेंट्स की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी। अब डेल्टा एच ईपी माइनस ईआर क्या आएगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। तो ये एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ है। ये किसके लिए ग्राफ है? फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? दिस ग्राफ इज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसके अंदर जैसे आईआईटी के अंदर क्वेश्चन आया, अब तो तुम्हें ये तो देखो, उस समय तो तुमने 30 चैप्टर पढ़े केमिस्ट्री के, तब पूछा। अभी तो तुम्हें इजी लगेगा ये, क्यों? क्योंकि तुम्हें बता दिया मैं सारा, और हम ही एट प्रेजेंट हम इस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए तुम आंसर दे दोगे। नहीं तो सोचना थोड़ा टफ हो जाता है कि ग्राफ के थ्रू सोचना है इसे। अब बताएंगे फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन EA इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। EA मतलब फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी होता है। EA is greater than delta H, B less than delta H, C equal to delta H, D unpredictable। चलो 11th वाले बच्चे कौन देगा आंसर विद रीजन एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए? EA ग्रेटर देन डेल्टा H होगा, लेस देन डेल्टा H होगा, या अनप्रेडिक्टेबल आएगा आंसर? बोलो सोच के एक बार।
बोलो क्या आएगा आंसर? लेस देन डेल्टा एच, लावण्य ने आंसर दिया। और कोई? सर ए। किसने बोला है? सर सम्यक। हाँ, समय क्यों? सर एक्टिवेशन एनर्जी अगर हम स्लोप देखें तो सर वो ज्यादा है, और ईपी माइनस ईआर देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में। देखो सीधी सी बात है, तुम कैसा भी ग्राफ सोच लो, ये डेल्टा एच की वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ध्यान देंगे ये वैल्यू है डेल्टा एच की, ये डेल्टा एच है, और इसी लाइन पे ई है, ये यही तो है, ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये ईटी, ये ईआर, और ईए क्या होता है हमेशा? ईटी माइनस ईआर, ये याद रखना, कभी डेफिनेशन भूल जाओ तो, हालांकि जिसको डिटेल में पढ़ना है मैंने काइनेटिक्स में पढ़ा रखा है ये क्या होता है? ईटी माइनस ईआर, डिफरेंस ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। और नहीं तो ईए की डेफिनेशन कोई पूछता है तो तुम प्रॉपर दोगे यहाँ पे, एडिशनल और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, additional or extra amount of energy required by the reactants so that their energy becomes equal to threshold energy, so that their energy becomes equal to threshold energy। भूल जाओ कभी तो सिंपल लिख देना, ये क्या है? difference of threshold energy and energy of reactants, difference of threshold energy and energy of reactants, this is called as ये, इसे बोलते हैं ये। आगे समझ रही है? डेफिनेशन फिर से बताना। देख मुकुल सुन ले एक बार दोबारा, एडिशनल और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, additional or extra amount of energy required by the reactants so that their energy becomes equal to threshold energy, so that their energy becomes equal to threshold energy। समझ गए कि नहीं? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर से। नेक्स्ट नोट करना है आगे। अब तुम्हें सबको समझ आ गया, ये जो ग्रेटर देन डेल्टा एच होगा फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एच, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन ये विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एच। ये सबको समझ आ गया कि नहीं? ये है, और इसी लाइन में डेल्टा एच कितना है? सिर्फ ये, कोई भी ग्राफ बना लो तुम, ये हमेशा डेल्टा एच से ग्रेटर आएगा। और समझ गए कि नहीं है? अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होगा? एक्सो के लिए 11th वाले बच्चों में से मुकुल, तो सेम ही होगा, ये ग्रेटर ही होगा, चलो सही है। अच्छा, और कोई बच्चा 11th में से? चलो कोई नहीं दे रहा फिर आंसर। 12th में से सर जरूरी थोड़ी है ग्रेटर होगा। किसने बोला आंसर? निशी। निशी, फिर क्या होगा आंसर बोलो? अनप्रेडिक्टेबल। बहुत अच्छे, परफेक्ट आंसर बिल्कुल। और किसी ने सोचा था ये? और किसी ने सोचा अनप्रेडिक्टेबल आएगा आंसर इसका? इसमें तो ये है ग्राफ, एक्सो का ग्राफ तो ये है, इसमें डेल्टा एच ये ये एक ही लाइन में दोनों है। अब इसमें देखो, अब क्या है? डेल्टा एच इतना ज्यादा और ये इतना, सिर्फ समझिए कि नहीं? ये ग्राफ ले लो, कोई भी कैसा भी ग्राफ बना लो, ये बना लिया अगर मैंने, अब डेल्टा एच सिर्फ इतना सा है, ये तो ये तो अनप्रेडिक्टेबल होगा ना, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो एक्सो के लिए अनप्रेडिक्टेबल आएगा आंसर, और एंडो के लिए आएगा ग्रेटर देन डेल्टा एच। एक्सो के लिए अनप्रेडिक्टेबल आएगा यानी डेटा इनसफिशिएंट, और एंडो के लिए ये ग्रेटर देन डेल्टा एच। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज थी जो बताइए अभी, यहाँ पे खत्म हो चुका है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। अगर इसमें कैटलिस्ट डाल देंगे तो कैटलिस्ट इसको ग्राफ को ऐसा कर देगा, ये ऐसे जाएगी रिएक्शन। अब वो क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर देगा, ताकि और वो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड सेम अमाउंट से बढ़ा देगा। फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड सेम अमाउंट से बढ़ा देगा। कैटलिस्ट ये करता है, मतलब अगर उसने फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को अल्फा से बढ़ाया तो बैकवर्ड को भी अल्फा से ही बढ़ाएगा। ये चीज देखना, ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं। कैटलिस्ट डालने से क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड सेम अमाउंट से बढ़ेगी। एक को बीटा से बढ़ाया तो दूसरे को भी बीटा से बढ़ाएगा। चलो नेक्स्ट नोट करना है आगे।
नेक्स्ट एक छोटा सा टर्म है, वैसे 12th में डिटेल में है ये, सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, हेनरीज लॉ। ये थोड़ा बहुत दे रखा है इसके बारे में, 11th क्लास में भी, तो नोट कर लेंगे एक बार। हेनरीज लॉ बोलो। सर जब कैटलिस्ट जलता है, कैटलिस्ट होता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में ई है और तब भी ई एफ डेल्टा एच से बड़ा होता है। हाँ वो तो बड़ा ही रहेगा, वो हमेशा बड़ा ही रहेगा। वो चेक करो ना, ग्राफ के थ्रू चेक करो। कौन पूछ रहा है? सर निर्मित। हाँ निर्मित, एक बार ग्राफ बना के चेक कर, इसे खुद पता लग जाएगा तो कोई। अभी तक इसने आंसर किया, निशी ने, 10th क्लास में है वो। देखो हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ क्या कहता है, बहुत सिंपल से तरीके से पढ़े। हेनरीज लॉ तो मैं एक वर्ड में आंसर दे रहा हूँ उसका, m इज प्रोपोर्शनल टू p। m क्या है? मास ऑफ, ये इसको दिमाग में रखना, एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं ना, जो सोडा वाटर होता है या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, गैस कब ज्यादा डिजोल्व होगी? जब हमने सॉल्वेंट के ऊपर प्रेशर ज्यादा अप्लाई किया। यही डेफिनेशन है इसकी, हेनरीज लॉ की। अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व्ड इन ए गिवन सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर applied above the solvent. Amount of gas dissolved in given amount of solvent, amount of gas dissolved in given amount of solvent is directly proportional to the pressure applied above the solvent. M is proportional to P. बोलना आना चाहिए पूरा। हेनरीज लॉ क्या कहता है? अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड अबव द सॉल्वेंट। सही ना, ये हेनरीज लॉ है। M इज प्रोपोर्शनल टू P। M आ गया यहां से KH इंटू P। KH की यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट, KH क्या? हेनरीज कांस्टेंट। समझिए, KH क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। इट इज अ मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, इट इज मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। जितनी ज्यादा KH की वैल्यू उतनी सॉल्युबिलिटी कम, जितनी ज्यादा KH की वैल्यू उतनी सॉल्युबिलिटी कम। एक्चुअल में हेनरीज लॉ को मॉडिफाई किया था डाल्टन ने। ये तो सिंपली जब मास दे रखा हो ना तो फॉर्मूला अप्लाई कर देना। मैंने कहा 2 बार प्रेशर है, मास डिसॉल्व हुआ 10 ग्राम। अगर मैं प्रेशर को कर देता हूं 4 बार, तो मास कितना डिसॉल्व होगा? तो मास गैस का कितना डिसॉल्व होगा? प्रेशर को डबल किया मैंने तो मास भी डबल डिसॉल्व होगा। यहां से फॉर्मूला बन गया m1/m2 कितना हो जाएगा? P1/P2। m1/m2 जुड़ो क्या आ जाएगा? P1/P2। m1 कितना है? 10 ग्राम। बाय में कितना आएगा? m2 निकालना है हमें। P1 कितना था? पहले 2 बार था, अब कितना हो गया? 4 बार हो गया। तो मास कितना आ जाएगा? नेचुरल सी बात है, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 20 ग्राम। वो दिख ही रहा है, 2 बार प्रेशर पे 10 ग्राम गैस डिसॉल्व हो रही है। तो अगर मैं प्रेशर को ऊपर से बढ़ा दूंगा तो गैस जो जाएगी पानी के अंदर वो और ज्यादा जाएगी, डबल हो जाएगी वो भी। तो डाल्टन ने, ये तो मास दे रखा हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना, नहीं तो हम इसको यूज नहीं करते फॉर्मूले को। डाल्टन ने इसको मॉडिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। ये तुम 11th वाले बच्चों को स्कूल में तो नहीं आएगा, चांसेस कम है इसके। इसने प्रेशर के बेसिस पे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। यानी अगर गैस ए है तो पीए जो होगा प्रोपोर्शनल टू एक्स ए होगा। एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए। एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए। सही ना, एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए। तो पी आ जाता है यहां से के ए इंटू एक्स ए। ये एक्चुअल फॉर्मूला है। अगर ए गैस जो है N2 है, सपोज ए गैस क्या है? N2, तो पी प्रेशर ऑफ N2 विल बी इक्वल टू KN2 इंटू XN2। और ध्यान रखना, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू हर एक गैस के लिए क्या होती है? डिफरेंट होती है। हर एक गैस के लिए इसकी जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, ये ध्यान रखना इसके अंदर, है ना। तो प्रेशर ऑफ N2, अगर प्रेशर ऑफ CO2 बोलता हूं अगर मैं, तो KCO2 इंटू XCO2 होगा। ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होता है। तो फॉर डिफरेंट गैसेस वी हैव डिफरेंट हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो ये यहाँ पे लाइन, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH, greater the value of KH, lesser will be the solubility of gas. KH is inversely proportional to solubility, ऐसे याद रखो। ये हेनरी कांस्टेंट की सिग्निफिकेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। जैसे अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हेनरीज कांस्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हेनरीज कांस्टेंट क्या होगा?
और इसमें स्कूल लेवल पे जो क्वेश्चन आ सकता है ना वो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। जो जैसे ही हम कॉक ओपन करते हैं सोडा वाटर बॉटल का, गैस फिजेज आउट और ओजेज आउट, क्यों होता है ऐसा? वाई गैस फिजेज आउट और ओजेज आउट एज सून एज कॉक ऑफ द सोडा वाटर बॉटल इज ओपन, क्यों होता है ऐसा? जैसे ही हम कॉक ओपन करेंगे तो बाहर का प्रेशर क्या है? लो है। बॉटल के अंदर प्रेशर क्या था? हाई था। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन इक्विलिब्रियम विद द एटमॉस्फेयर, गैस oozes आउट और fizzes आउट as soon as cork of the soda water bottle is opened. As soon as cork of the soda water bottle is opened, gas oozes out और fizzes out as soon as cork of the soda water bottle is opened. Reason क्या है? In order to maintain equilibrium. एक लाइन में आंसर, in order to maintain equilibrium with the atmosphere. अभी मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हेनरीज कांस्टेंट। अगर तुम सोचोगे ना तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। देखो, अगर तुम्हें एक चीज बताओ कि गैस को कब ज्यादा फील करते हैं? जो एरेटेड ड्रिंक्स है या सोडा वाटर है, जब ठंडा होता है तब गैस ज्यादा फील होती है कि गर्म होता है तब गैस ज्यादा फील होती है? ठंडा। ठंडा होता है, नेचुरल सी बात है। तुम कुछ सोच के देखो ना, जब ठंडी होती है बॉटल, जब ठंडी होती है तो गैस ज्यादा फील होती है। क्यों? क्योंकि गैस जो डिजोल्व करती है सॉल्वेंट के अंदर, वो डिसॉल्व करती है विद एक्सोथर्मिक इफेक्ट। गैस प्लस सॉल्वेंट गिव्स गैस डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, गैस डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट प्लस हीट। ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। गैस प्लस सॉल्वेंट गिव्स गैस डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट प्लस हीट, यानी गैस जो है डिसॉल्व कर रही है विद एक्सोथर्मिक इफेक्ट। गैस डिसॉल्व्स इन वाटर और सॉल्वेंट विद एक्सोथर्मिक इफेक्ट। और कोई भी चीज अगर एक्सोथर्मिक इफेक्ट से डिसॉल्व कर रही है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन जाएगी क्या फॉरवर्ड की बैकवर्ड? बताओ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अभी मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें पढ़ाया है, उसमें थर्मोडायनामिक्स के अंदर टेम्परेचर जब चैप्टर खत्म किया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कुणाल रहने दे तू, अभी बोलो क्या आएगा आंसर? गैस डिसॉल्व्स इन, देखो मैंने उस दिन तुम्हें एग्जांपल देके भी बताया था। जैसे आइस अगर मेल्ट करती है तो इफेक्ट क्या है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक है ना, आइस जब मेल्ट कर रही है वाटर के अंदर तो क्या होगा? जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतने जल्दी आइस मेल्ट करके वाटर बनाएगी। तो एक्सो फेवर होती है लो टेम्परेचर पे, एंडो फेवर होती है हाई टेम्परेचर पे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर होती है लो टेम्परेचर पे, एंडो हाई टेम्परेचर पे। इसीलिए अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? बिकॉज गैस, एक लाइन में आंसर, बिकॉज गैस डिसॉल्व्स विद एक्सोथर्मिक इफेक्ट। बिकॉज गैस डिसॉल्व्स विद एक्सोथर्मिक इफेक्ट, ये याद रखना है। गैस क्योंकि एक्सोथर्मिक इफेक्ट से डिसॉल्व करती है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और सॉल्युबिलिटी कम हो रही है तो हेनरीज कांस्टेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अभी तो बताया मैंने, KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। KH क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जितना KH की वैल्यू कम उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। समझ गए कि नहीं? है नहीं समझ आया? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हेनरीज कांस्टेंट समझ आ गया कि नहीं? है तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हेनरीज कांस्टेंट, इसकी मतलब इसकी इंपॉर्टेंस जो है ना 12th क्लास में तुम स्टडी करोगे कि कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, हेनरीज कांस्टेंट की, हेनरीज लॉ की, हेनरीज कांस्टेंट की। बस एक दो एग्जांपल्स और नोट करेंगे इसके अंदर। इसी वजह से कंडीशंस भी होती हैं। कंडीशंस क्या होती है कि गैस जो होती है वो सर एक बार बोलो। KH बढ़ते हैं कम होते टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? हाँ केज बढ़ेगा ना, तभी तो सॉल्विटी कम होगी। अभी देख पीछे, टेम्परेचर बढ़ाने से हाँ, सॉल्विटी कम हो रही है, सॉल्विटी कम हो रही है तो केज क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है सही ना? कंडीशंस इसकी नोट कर लेंगे जल्दी से। पहली कंडीशन, गैस शुड नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन। हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा अगर गैस कंपाउंड फॉर्मेशन कर रही है। जैसे NH3 गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। NH3 प्लस H2O क्या बन जाता है? NH4OH। और ये अब पार्शियली डिसोसिएट करता है NH4 प्लस में प्लस OH आयंस में, इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। गैस शुड नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन और गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब तो ये गैस है ही नहीं ना, अब तो डिसोसिएट कर गए, इसलिए NH3 के लिए हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है। HCl गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? HCl गैस में को डाला एक्वा सॉल्यूशन में
तो ये आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव, एक्वा सॉल्यूशन में डाला तो ये आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेगी गैस, और H++ Cl इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा. सो नाउ इट इज नो मोर ए गैस, देयरफॉर हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर NH3 एंड HCl गैस. इस तरीके से, सही ना. तो ये एक तो ये है, गैस शुड नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन. दूसरा पॉइंट टेम्परेचर जो है ना वो बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए और प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो गया तो क्या पता वो गैस ही ना रहे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, या प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया तो गैस क्या पता लिक्विड में ही कन्वर्ट हो जाए. टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो. और प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई. पूरा लिखना तुम लोग पूरा लिखना इसे. टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो एंड प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई. ये ध्यान रखना, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो एंड प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई. सही है. एप्लीकेशन जल्दी से सुन लेंगे इसकी. एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. एप्लीकेशंस देखो, पहली एप्लीकेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स. फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? इन प्रोडक्शन ऑफ एरेटेड ड्रिंक, सोडा वाटर बॉटल जो होता है ना उसके प्रोडक्शन के लिए कितना प्रेशर कम करना है, कितना प्रेशर ज्यादा करना है, वो हेनरीज लॉ को अप्लाई करके कर सकते हैं. इन द प्रोडक्शन ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स. दूसरा, इन फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, फंक्शनिंग ऑफ लंग्स. इन द फंक्शन, वही ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी में ट्रेवल करती है, डिफरेंट टिश्यूज में ऑक्सीजन मिलता है और वहां से CO2 लेके उसको एक्सहेल करता है. तो ये भी किसके थ्रू होता है? हेनरीज लॉ के अप्लाई करके. सही ना, हेनरीज लॉ के अप्लाई करके. तीसरा पॉइंट, इन डीप सी डाइविंग. इन डीप सी डाइविंग, डीप सी डाइविंग में जो जैसे बोलते हैं ना, पहले जो सी डाइवर्स थे, दे यूज्ड टू कैरी सिलेंडर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. पहले वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के सिलेंडर कैरी करते थे, लेकिन जैसे ही डाइवर पानी, ध्यान सुनना, जैसे ही डाइवर पानी के अंदर जाता था, तो ऑक्सीजन तो मेटाबॉलिज्म के लिए यूज हो जाती थी. क्लियर? ऑक्सीजन तो मेटाबॉलिज्म के लिए यूज हो जाती थी, लेकिन जो नाइट्रोजन गैस थी वो ब्लड में डिजोल्व हो जाती थी ज्यादा. और जैसे ही डाइवर बाहर आता था तो उसको दिक्कत होती थी कि मतलब जैसे होता है ना कि जो नाइट्रोजन गैस है उसका कोई रोल तो है नहीं बॉडी के अंदर, तो वो तेजी से बाहर आने की कोशिश करती थी. तो एक बेंड्स और डीकम्प्रेशन, इस टाइप की दिक्कतें होने लग गई थी. इस टाइप की मतलब डिसीज होने लग गई थी लोगों को. जो सी डाइवर थे, जो कंटिन्यूसली डाइविंग करते थे, उनको ये दिक्कतें आने लग गई थी. इसीलिए जो अब मिक्स करते हैं, अब जो हम गैसेज यूज करते हैं वो होती है नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है और साथ में हीलियम. नाइट्रोजन लिया 56% के आसपास, 56.2%. तो ऑक्सीजन 32.1%. बाकी बची हुई क्या है? 11.7% हीलियम. क्यों किया ऐसा? जैसे क्वेश्चन आता है, व्हाई हीलियम इज यूज्ड इन डाइविंग apparatus. व्हाई हीलियम इज यूज्ड इन डाइविंग apparatus. हीलियम का तो कोई रोल ही नहीं है. मेन रोल किसका है? ऑक्सीजन का. नाइट्रोजन हम भी प्योर एयर तो हम ब्रीथ नहीं करते ना, प्योर ऑक्सीजन तो ब्रीथ नहीं करते. एयर में क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन तो होनी चाहिए साथ में. तो ध्यान रखना चीज का. हीलियम इसलिए ले गए हैं क्योंकि इसकी पानी के अंदर बहुत कम सॉल्युबिलिटी है या ब्लड में बहुत कम सॉल्युबिलिटी है. बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लेस सॉल्युबिलिटी इट इज टेकन अलोंग विद डाइविंग apparatus. तो आजकल डाइविंग apparatus में हीलियम भी ले जाते हैं. क्लियर? आजकल डाइविंग apparatus में क्या ले जाते हैं? हीलियम भी ले जाते हैं. तो ये ध्यान रखना इसके अंदर. सही ना? तो मैंने because of its less solubility in blood, now helium is also taken along with diving apparatus. पहले सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेके जाते थे, लेकिन अब क्या करते हैं? हीलियम को भी ले जाते हैं because of its very less solubility in blood. क्लियर? because of its very less solubility in blood, इस वजह से इसको भी ले जाते हैं. तो ये पॉइंट ध्यान रखना इसके अंदर. पहले सी डाइवर्स क्या कैरी करते थे? नाइट्रोजन ऑक्सीजन के सिलेंडर्स कैरी करते थे. ऑक्सीजन तो मेटाबॉलिज्म के लिए यूज हो गई, नाइट्रोजन लेकिन ब्लड में डिजोल्व हो जाती थी. अब जैसे ही, क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा होता था, पानी के अंदर प्रेशर ज्यादा होता था, अब जैसे ही डाइवर बाहर आएगा, प्रेशर बाहर नॉर्मल हुआ, तो N2 गैस का कोई काम नहीं है, वो बाहर आएगी तो बेंड्स और डीकम्प्रेशन, इस टाइप की दिक्कतें होती थी. इसलिए अब हीलियम को कैरी करते हैं, क्योंकि हीलियम जो है इसका मास बहुत कम है, वेंडल फोर्सेस बहुत वीक है, तो ये ब्लड में बहुत कम डिजोल्व करती है, इसलिए कोई नुकसान नहीं होता. तो ये ध्यान रखना. डीप सी डाइविंग में भी हेनरीज लॉ को अप्लाई करते हैं.
फिर इसके अलावा पीपल लिविंग एट, फोर्थ एप्लीकेशन, पीपल लिविंग एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, पीपल लिविंग एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, उनको जनरली एक डिसीज होती है जिसे क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। एनोक्सिया, पीपल लिविंग एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, दे आर, एनोक्सिया होता क्या है, पीपल लिविंग एट हायर ऑल्टीट्यूड दे आर जनरली वीक एंड आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली। पीपल लिविंग एट हायर ऑल्टीट्यूड्स आर जनरली वीक एंड आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली, दिस इज कॉल्ड एज एनोक्सिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी ज्यादा होगी? हायर ऑल्टीट्यूड्स पे बताओ, हायर ऑल्टीट्यूड पे क्या होगा, डेंसिटी कम होगी ज्यादा होगी? डेंसिटी कम होगी ना ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की डेंसिटी कम, तो ब्रीथिंग के लिए कम अवेलेबल है। इस वजह से पीपल विच हु लिव एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, हिली एरियाज पे जो लोग रहते हैं, उनकी सोचने की शक्ति क्या होती है, थोड़ी कम होती है, और वो लोग ज्यादातर वीक होते हैं। तो ये भी इसकी एप्लीकेशन है किसकी, हेनरीज लॉ की। ये इसकी एप्लीकेशंस थी हेनरी लॉ की, सही ना, ये इसकी एप्लीकेशंस थी। और एक क्वेश्चन नोट कर लेंगे, ट्राई करेंगे इसको। सपोज, बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। सर ये हायर एल्टीट्यूड में इससे केएच से क्या मतलब? वहां पे ऑक्सीजन की डेंसिटी कम है ना हायर एल्टीट्यूड पे। हाँ। तो जब डेंसिटी कम है तो लोगों को ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन कम मिलेगी, यस। सही ना। तो ये भी इसकी एप्लीकेशन है। 0.2 ग्राम ब्रोमीन, नोट करेंगे, 0.2 ग्राम ब्रोमीन इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml solution till equilibrium is achieved. At 27 डिग्री सेल्सियस, सही ना। इसको डिजोल्व किया 100 ml, 0.2 ग्राम ब्रोमीन को डिजोल्व किया 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता, जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता है, सही ना, at 27 डिग्री सेल्सियस। अब बताना हाउ मच ब्रोमीन गेट्स डिजोल्व्ड एंड हाउ मच इज लेफ्ट बिहाइंड। हाउ मच ब्रोमीन is dissolved and how much of it is left behind. How much of it is left behind? Concentration of Br2 दे रखा है, ये concentration of Br2 बोलेंगे ना तो इक्विलिब्रियम पे होता है। This is 0.002 मोलर, ये इक्विलिब्रियम पे है। Concentration of Br2 at equilibrium is 0.002 मोलर। बताओ क्या आंसर आएगा इसका, निकालो जल्दी से, क्या आंसर आएगा इसका। Br का मास होता है 80, तो Br2 का मास हो जाएगा 160। देखो इधर, देखो इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पे ये दे रखा है, मींस इक्विलिब्रियम पे इतना अमाउंट डिसॉल्व हो चुका है इसका। तो तुम ऐसे लिखना है इसको, 1 लीटर के अंदर, ध्यान देना, 1 लीटर के अंदर यानी 1000 ml के अंदर 0.002 यानी 2 × 10⁻³ मोल Br2 डिसॉल्व कर रहा है। तो 100 ml के अंदर 100 ml में कितना डिसॉल्व करेगा, 2 × 10⁻⁴ मोल, एंड दिस इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁴ इंटू 160। इतना ग्राम डिसॉल्व करेगा 100 ml के अंदर। 100 ml में चेक कर रहा है ना मैं, 100 ml में इतना डिसॉल्व करेगा। ये कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, 0.032 ग्राम, 0.032 ग्राम डिसॉल्व करेगा 100 ml के अंदर। और हमने कितना डाला है उसके अंदर, 0.2 ग्राम। तो कितना डिसॉल्व कर गया, 0.032 ग्राम, which is undissolved. Bromine undissolved is, bromine left is कितना हो जाएगा वो, 0.2
minus 0.032. This much of bromine will be left behind. Clear? This much of bromine will be left behind. नहीं समझ आया ये? एक बार चेक कर लो. समझ आई बात कि नहीं है? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? तो इस न्यूमेरिकल को कर लेना. देखो ये चैप्टर की स्टार्टिंग हो गई आज इक्विलिब्रियम चैप्टर की. ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है. बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे इसके अंदर, सही ना? इसलिए बहुत ढंग से करना है इस टॉपिक को. इसके बाद मैं शायद तुम्हें एक चैप्टर और कराऊंगा सॉलिड स्टेट. तो ये कहने को इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है ये हमारा लास्ट चैप्टर है फिजिकल का. और जैसे मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया है उसके लिए तुम्हारे लगभग कितने 30 लेक्चर्स लगे थे, 40-40 मिनट के आसपास 30 लेक्चर्स लगे हैं. और वो भी मैंने अभी पूरे डिटेल लेवल पे, मैंने कहा था बहुत अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स हमने कवर नहीं किए हैं. अभी हमने उतना खत्म किया है कि एडवांस लेवल तक की थ्योरी खत्म हो जाए पूरी. तो ऐसे ही ये भी चैप्टर होगा. क्वेश्चंस मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उसके बाद तुम्हें 10-10, 15-15 क्वेश्चंस एडवांस लेवल के वो करवाऊंगा, लेकिन बाद में. अभी थ्योरी ढंग से कर लेना, इसकी थ्योरी मत मिस करना बिल्कुल भी. थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही ना? तो इस पार्ट को कर लेना. और जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ना. मैं तुम्हें हर चैप्टर में बोलता हूँ स्टार्टिंग में, जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा. जैसे मान लो मेरे इक्विलिब्रियम का चल रहा है, मान लिया 20th लेक्चर चल रहा है, तो तुम क्या करोगे? मैंने बोला पहले 5 के बाद पहला स्किप कर दो, दूसरे से 6 तक पढ़ो. दूसरा लेक्चर 7वां लेक्चर चल रहा है तो पहले 2 छोड़ दो, 7वें तक करो. कभी टाइम तुम्हें ज्यादा मिल जाए शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ो, तो जाके वो चैप्टर थॉरो होगा. बाद में उसका नंबर नहीं आना होता है. तो इस तरह से तुम एक चैप्टर को 10 बार रिवाइज कर सकते हो. मैं हर बार तुम्हें बोलता हूँ कि यही तरीका है स्टार्ट करने का. इस तरीके से करोगे तो फायदा ज्यादा होगा, सही ना? तो इसलिए स्टार्टिंग से करके रखना ताकि कोई लेक्चर मिस ना हो. शुरू से पढ़ना पूरा. कल क्लास नहीं होगी तुम्हारी, अभी क्लास खत्म होगी तुम्हारी इक्विलिब्रियम की, सही ना? नेक्स्ट टाइम करेंगे चैप्टर. ओके, थैंक्स.